Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about exceptions to the law of supply. Okay, इस चैप्टर में हम exception के बारे में पढ़ने वाले हैं. Okay, wait a minute. Exception to the law of supply. Okay, except मतलब यहाँ पे law of supply नहीं applicable होता. Exception to the law of supply. Okay, हमारा law of supply क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या बोलता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी सप्लाई नहीं बढ़ेगा. तो ऐसे फैक्टर्स जहाँ पे प्राइस बढ़ता है तो भी सप्लाई नहीं बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन. उसमें सबसे पहला एक्सेप्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेबर सप्लाई के बारे में. ओके, सप्लाई ऑफ लेबर. ओके, सप्लाई ऑफ लेबर से पहले लेबर है कौन? लेबर एक ऐसा इंडिविजुअल है. ओके, सॉरी, वेट अ मिनट. हु इज़ लेबर? लेबर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस लेता है. ओके, लेबर इज़ एन इंडिविजुअल, ओके, जो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस लेता है खुद पे ताकि वो उसके बदले कुछ रिवॉर्ड अर्न कर सके, उसको हम इकोनॉमिक्स में लेबर बोलते हैं. ओके, नाउ ये लेबर सिर्फ ऐसे नहीं कि जो होटल से फैक्ट्री में काम करता है या जो मैसोन होते हैं वही लोग नहीं. लेबर मतलब कोई अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स भी होते हैं. इन शॉर्ट लेबर मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो अपने दिमाग को और शरीर को एफर्ट लेता है, मतलब कष्ट होटल से करता है ताकि वो कुछ उसके बदले रिवॉर्ड अर्न कर सके, उसको बोलते हैं लेबर. ओके, अभी सप्लाई ऑफ लेबर में आपको क्या याद रखना है? सप्लाई ऑफ लेबर जो है, ओके, इन सप्लाई ऑफ लेबर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे आप जो हम लॉ ऑफ सप्लाई में दो फैक्टर लेते थे, एक तो प्राइस लेते थे और एक तो सप्लाई लेते. अभी यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर में प्राइस मतलब जो आवर्स ऑफ वर्क वो करता है, क्योंकि उनका वर्किंग फॉर्मेट कैसे रहता है कि वो जो बेसिकली जो हम फैक्ट्री में, यहाँ पे हम फैक्ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ओके, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, से फॉर एग्जांपल प्राइस फिक्स रहता है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं वेज रेट. ओके, वेज रेट फिक्स रहता है वो कि आप अगर एक डे काम करते तो आपको 300 वेज रेट मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे वो सप्लाई करेगा. अगर ये वेज रेट मतलब प्राइस है, और यहाँ पे जो लेबरर सप्लाई करता है मतलब जो काम देता है उसको हम बोलते हैं सप्लाई. तो वो से फॉर एग्जांपल अगर 300 है तो वो 3 घंटे काम करेगा या 4 घंटे काम करेगा. उस तरीके से फॉर्मेटिंग में जो है लेबर है वो फैक्ट्री में काम करते हैं. ओके, तो वेज रेट इज इक्वल टू व्हाट? वेज रेट इज इक्वल टू प्राइस, एंड व्हाट विल से सप्लाई इज इक्वल टू द, सॉरी वेट अ मिनट. ओके, प्राइस जो है यहाँ पे क्या रहेगा? वेज रेट रहेगा, और सप्लाई जो रहेगा वो जो काम करता है, ओके, उसको हम बोलेंगे सप्लाई. ओके, सो इन दिस फॉर्म यू हैव टू रिमेंबर. अभी देखो, नॉर्मल जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि इंसान एक, जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी फैक्ट्री है उसको से फॉर एग्जांपल 300 मिल रहा है एक दिन का, ओके, तो वो 6 घंटे काम करेगा, क्योंकि नॉर्मल जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 6 to 8 आवर्स के बीच में. ओके, अब वो समझो 6 घंटे काम करे क्योंकि उसको 300 मिल रहा है, तो उसके हिसाब से उसको कितना मिला? 1800. ओके, 1800. वेट, if he is getting 300, ओके, सो ही इज़ रेडी टू वर्क फॉर 6 आवर्स. सो कितना उसने सप्लाई किया लेबर का? 1800. ओके, अब उसके बाद आगे चल के प्राइस 400 हो गया. ओके, 400 हो गया. ही इज सप्लाइंग फॉर 7 आवर्स. ओके, 400 हो गया तो ही सप्लाइंग फॉर 7 आवर्स. सो इफ यू मल्टीप्लाई 4 into 7, so 7 zeros are 0, 7 zeros are 0, 7 fours are और 7 7 2 14, 7 3 20, 7 4 28. तो उसने कितना अर्न किया? 2800. अब आगे चल के जो लेबर सप्लाई है, जो वेज रेट उसको मिल रहा है विच इज़ नथिंग बट इन प्राइस, और यहाँ पे इट इज़ एंड सप्लाई. ओके, अब इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग तो यहाँ पे यू विल टेक इन सप्लाई. ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पे यू कैन टेक अ सप्लाई. ओके, ना उसके बाद फर्दर जब राइज हुआ, अब फर्दर बढ़ा मतलब एक बार था जो उसके बाद वापस बढ़ा तो वो तैयार हुआ, लेकिन जब फर्दर राइज हुआ प्राइस लेवल में, तो उसने 8 आवर्स सप्लाई करने की जगह उसने सोचा कि आई विल नॉट सप्लाई फॉर 8 आवर्स, आई विल सप्लाई फॉर 6 आवर्स ओनली. ओके, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. वाई? क्योंकि अगर वो 8 आवर्स सप्लाई करता है तो इफ़ ही इज़ सप्लाइंग फॉर 8 आवर्स एंड ही विल अर्न 4000, लेकिन उसको लगता है कि मेरे लिए 2800 इज़ मोर देन इनफ, मुझे इससे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ बढ़ने की जगह वो क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा. तो वो अभी कितना काम कर रहा है? 3000, क्योंकि उसके लिए
2800 ही ऑलरेडी सफिशिएंट है, लेकिन अब वो सोच रहा है मैं क्यों अपने फिजिकल स्ट्रेस दूँ, फिजिकल वर्क ज़्यादा है, तो वो आगे बढ़ने की जगह वो क्या बोलेगा, नो मुझे 5000 में 6 आवर्स ही काम करना है, मैं अपना सप्लाई नहीं बढ़ूंगा, भले प्राइस यहाँ पे बढ़ रही है लेकिन वो अपना वर्किंग आवर्स मतलब जो सप्लाई है वो बढ़ा नहीं रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि वो टाइम पे लेजर प्रीफर करेगा, मतलब उसको आराम करना, उसको कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ऑलरेडी उसके लिए 2800 ज़्यादा है, फर्दर इंक्रीज हुआ तो 3000 भी उसके लिए काफ़ी है, मोर देन इनफ है, दैट्स वाई वो इंक्रीज नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो आपका कर्व है, ओके, क्योंकि देखो सप्लाई बढ़ता है प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है ऐसे, लेकिन जब वो आगे चल के जब वो मना कर देता है आगे, तो आपका जो कर्व है वो पीछे की तरफ बेंड करता है, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ओके, तो आगे हम उसके बारे में भी देखते हैं, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। Supply of labor. Labor supply is the total number of hours that workers to work at a given wage rate. लेबर सप्लाई मतलब एक पर्टिकुलर, मतलब वो घंटे काम करे एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो यहाँ पे वर्कर्स टू वर्क मतलब सप्लाई, और यहाँ पे वेज रेट मतलब प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो इतना काम करने को तैयार है, इतना काम सप्लाई करने को तैयार। ओके, इट इज़ प्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ सप्लाई कर्व, यहाँ पे आपको ग्राफिकली दिखाया रहेगा सप्लाई कर्व। इन अ केस ऑफ लेबर मतलब लेबर के केस में द वेज रेट राइजेज, द सप्लाई ऑफ लेबर मतलब आवर्स ऑफ वर्क वुड इंक्रीज, जैसे जैसे वेज रेट मतलब जो प्राइस है वो बढ़ेगा वैसे वैसे उसका आवर्स ऑफ वर्क मतलब सप्लाई भी बढ़ेगा, ये नॉर्मल टेंडेंसी। ओके, सो जो आपका सप्लाई कर्व है वो ऊपर की तरफ जाएगा। सप्लाई ऑफ आवर्स, सप्लाई ऑफ लेबर, आवर्स ऑफ वर्क फॉल विद द फर्दर राइज इन वेज रेट, आगे जब सप्लाई करेगा, ओके, आगे जब लेबर काम का आगे जब प्राइस बढ़ेगा मतलब वेज रेट बढ़ाएंगे, तो इंस्टेड ऑफ वो कर्व आगे बढ़ने की जगह वो पीछे चला जाएगा, तो वो आगे काम नहीं करेगा। ओके, सप्लाई ऑफ लेबर मतलब आवर्स ऑफ वर्क फॉल विथ फर्दर मतलब और बढ़ेगा तो राइज इन द वेज रेट, एंड सप्लाई कर्व ऑफ लेबर बेंड्स बैकवर्ड मतलब आगे बढ़ने की जगह वो क्या करेगा, पीछे। क्यों? क्योंकि उसके लिए इतना ही काफ़ी है, अब इसके आगे उसे अपने शरीर को तकलीफ नहीं देना है, उसको आराम करना है। ओके, कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं, इसलिए हम इसको एक्सेप्शंस में पढ़ रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता, बेसिकली इंसान करता है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आ रहा है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो उनको नहीं करना है। ओके, वो आराम करना चाहते हैं। दिस इज बिकॉज द वर्कर प्रेफर लेजर टू वर्क आफ्टर रिसीविंग हायर अमाउंट ऑफ वेजेस, जब फर्दर इंक्रीज हो रहा है वेज रेट तो ऑलरेडी उसको ज़्यादा वेज मिल रहा है, तो वो क्यों मतलब थोड़े अमाउंट के लिए अपने शरीर को तकलीफ देगा, या क्यों वो स्ट्रेस लेगा, तो इसके मतलब वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा। Thus, after a certain point when the wage rate rises, the supply of labor tends to fall. एक पर्टिकुलर पॉइंट मतलब जब तक उसको ऐसे लगता है कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, लेकिन वो अमाउंट आने के बाद वो आगे काम करना प्रीफर नहीं करेगा, इसलिए जो सप्लाई ऑफ लेबर है, इवन द वेज रेट मतलब प्राइस बढ़ता है तो भी जो सप्लाई है लेबर का, वर्किंग आवर्स है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, इस कर्व को बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग, क्योंकि आगे जाता है फिर उसके बाद पीछे की तरफ बेंड कर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। टेबल नंबर 4.4 एंड फिगर 4.5 एक्सप्लेन द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। यहाँ पे यू कैन सी कि जब 100 वेज रेट था, मतलब वेज रेट मतलब ये प्राइस, ओके, तो उसका सप्लाई कितना था, 5 घंटे काम करा तो उसके हिसाब से उसको 500 मिल रहा था। फिर जब 200 हुआ मतलब बढ़ गया तो उसको कितना मिला, 7, तो उसने कितना काम किया, 1400। अब लेकिन जब फर्दर राइज हुआ, ओके, तो से फॉर एग्जाम्पल तो भी वो 6 घंटा प्रीफर, क्योंकि उसको 8 करना चाहिए, राइट, तो 8 नहीं कर रहा है, वो क्या करे, 6 घंटे में उसको 1800 मिल रहा है, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर हिम, उसके लिए काफ़ी है, उसको और काम करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए 1800 ऑलरेडी ज़्यादा है। तो क्या करेगा, यहाँ पे सप्लाई जो है वो बढ़ने की जगह क्या हो जाएगी, पीछे। देखो यहाँ पे 7 था ना, यहाँ पे 8 होने की बजाय क्या हो गया, 6 हो गया। ओके, ऑल कैन सी यहाँ पे जो सप्लाई 7 था तो यहाँ पे 8 होना चाहिए था, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, मतलब वेज रेट बढ़ रहा है तो लेबर सप्लाई बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की जगह क्या हो गया है, कम हो गया। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आके वो लेजर प्रीफर करेगा, उसको काम नहीं करना है। ओके, सो दिस SAS इज अ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, ये ओके। SA मतलब इफ यू आर टेकिंग ओनली वन, ये SA इज एन इंक्रीजिंग सप्लाई कर्व, एंड जो AS है, AS वो लेजर टाइम है, क्योंकि उसको काम नहीं करना है। तो ये देखो एक ही कर्व है, उसमें 3 आपको दिखाना है। पहले ये पूरा कौन सा आपका कर्व है, बैकवर्ड बेंडिंग। ओके,
फिर जो आपका ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये क्या है, ये इंक्रीजिंग सप्लाई कर्व। ओके, फिर उसके बाद ये जो है यहाँ पे वो आराम करेगा क्योंकि यहाँ पे उतने घंटे काम नहीं करे, तो ये उसका कौन सा टाइम है, लेजर टाइम है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सी यहाँ पे यू ऑल कैन सी जब 5 आवर्स थे, ओके सॉरी, जब 100 वेज रेट था तो उसने 5 आवर्स काम किए। ओके, तो एक आपका पॉइंट यहाँ पे बढ़ गया। अब जब प्राइस 200 हो गया तो उसने 1 घंटा और काम किया। ओके, तो आपका ये यहाँ पे जॉइंट हो गया, मतलब उसको कितना मिल रहा है, 1200। ओके, जब फर्दर इंक्रीज हुआ, ओके तो मतलब फर्दर जब इंक्रीज हुआ, सॉरी 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 वेट अ मिनट, सॉरी, सी जब प्राइस वॉज व्हाट विल से 100, तो वेज रेट प्रोवाइडेड बाय हिम, वेज आर सॉरी वॉज 5। ओके, व्हेन इट वॉज 200 तो उसने कितने घंटे काम किए, 7 आवर्स काम किए। ओके, यू ऑल कैन सी। उसके बाद जब फर्दर राइज हुआ तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर 8 और 9 आवर्स उसने ओनली 6 आवर्स काम किए। ओके, क्योंकि उसके लिए वो अमाउंट इज़ मोर देन इनफ, वो उतना ही और या कम घंटे भी काम करके उससे ज़्यादा वो अर्न कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे इफ यूल सी जो आपका कर्व है यहाँ तक तो आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट से आपका कर्व आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब ये पॉइंट आता है तो आपका कर्व यहाँ से आने के बाद सीधा पीछे चला जाएगा। यू कैन सी, तो इसीलिए इसको बोला गया है बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। यू कैन सी ये पॉइंट आने के लिए मतलब ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो यहाँ तक आपका सप्लाई कर्व आया है, लेकिन जब तीसरे टाइम उसका वेज रेट बढ़ा तो वो आगे जा सकता था, लेकिन वो आगे नहीं गया, वो पीछे की तरफ चल गया है, मतलब यहाँ पे आगे, इसलिए उसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ओके, in the figure 4.5 the supply of labor hours of work is known as x axis and wage rate per hour shown on the y axis. Okay, the curve SAS represents backward bending supply curve of labor। जो SAS curve है आपका ये वाला, ये आपको बैकवर्ड बेंडिंग कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में व्हेन द वेज रेट वाज 100 पर आवर द आवर्स ऑफ वर्क इज़ 5, वो 5 घंटा काम कर रहा है। द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस रिसीव्ड इज़ 500, उसको कितना अमाउंट मिल रहा है, 500 मिल रहा है। ओके, व्हेन द वेज रेट राइजेस फ्रॉम 100 टू 200, अभी वेज रेट बढ़ा दिया, 100 से 200 कर दिया है, तो आवर्स ऑफ वर्क विल ऑल्सो राइज फ्रॉम 5 to 7, तो उसके बदला वो क्या करेगा, 7 घंटे काम करेगा। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस वुड राइज फ्रॉम 500 to 1400, अभी इसको कितना मिल गया, 1400 मिल गया। एट दिस पॉइंट लेबरर एन्जॉयज द हाइएस्ट अमाउंट, मतलब वो काफ़ी उसके लिए जितना ज़रूरी वो उतना एन्जॉय करा, मतलब उसके लिए वो अमाउंट जो है वेज रेट है वो मोर देन इनफ है। ओके, द वर्क फॉर 7 आवर्स इफ़ द वेज रेट राइजेस फर्दर, अब वापस उन्होंने क्या किया, 200 से 300 कर दिया। ओके, द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस में राइज, मतलब और अमाउंट जो है वेजेस राइज हो गया, बट द लेबरर, जो लेबरर है वो नहीं करेगा, विल प्रिफर लेजर टाइम, वो सोचेगा कि क्यों मैं थोड़े से के लिए और 1 घंटा काम करूं या अपने आप को स्ट्रेस दूं, तो उसके बदले वो क्या करेगा, वो काम करना प्रीफर नहीं करेगा, वो बदले में लेजर प्रीफर करेगा। एंड डिनाइज टू वर्क फॉर एक्स्ट्राज, thus he is ready to work thus he is ready to work only for 6 hours at a point A, the supply curve bend backward which becomes an exception to the law of supply। तो यहाँ पे you all can see there is an exception to the law of supply। okay, now you all can see agricultural goods। I hope you all have understood this supply of labor। I'll be seeing with the we'll be seeing about an agricultural goods। एग्रीकल्चरल गुड्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से कल्टीवेट किए जाते हैं, बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन। ओके, सो द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू द एग्रीकल्चरल गुड्स एज दे आर प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक सीजन एंड द प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द वेदर कंडीशन। ओके, बहुत सारे क्रॉप्स है जैसे कि वीट हो गया, ओके ये बेसिकली विंटर में ही कल्टीवेट किया जाता है। ओके, तो जितना भी कल्टीवेट किया उतना स्टोर कर दिया जाता है। अब अगर से फॉर एग्जांपल जितना स्टोर किया उतना ही आप मार्केट में बेच सकते हो, उसका प्रोडक्शन आप इमीडिएटली बढ़ा नहीं सकते, वो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है सीजन के ऊपर। आगे चल के अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो भी जितना स्टॉक में है प्रोड्यूसर उतना ही सप्लाई कर पाएगा, उससे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो प्राइस जितना भी बढ़ने तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। ऑलरेडी इट हैज़ बीन सप्लाइड, मतलब ऑलरेडी इट हैज़ बीन स्टोर, जितना है उतना कल्टिवेट कर चुके हैं। So law of supply does not apply to agriculture goods as they are produced in a specific season and the production depends on a weather condition. Okay, then due to unfavorable changes in weather, if agriculture production is low, their supply cannot be increased at a higher price। अगर क्योंकि ये वेदर कंडीशन पे डिपेंड है, अगर एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल वेदर अच्छा नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ है। ओके,
तो अगर प्राइस कितना भी रहने दो तो भी हम उसका जो सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि आई हैव टोल्ड इट हैज़ बीन ऑलरेडी प्रोड्यूस एंड केप्ट। आप उसका प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते या घटा नहीं सकते, ऑलरेडी प्रोड्यूस करके स्टोर कर दिया जाता है। ओके उसके बाद अगर एक बार वो स्टॉक खत्म हो गया तो आप कितना भी प्राइस बढ़ाओ लेकिन यू कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई। या पहले से अगर वो कम प्रोड्यूस्ड है मार्केट में तो आप जितना प्राइस रहेगा, मतलब प्राइस कितना भी रहने तो आप जब प्रोड्यूस ही नहीं है तो आप उसको मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकते। ओके अर्जेंट नीड फॉर कैश, इफ़ द सेलर इज़ इन अर्जेंट नीड फॉर हार्ड कैश, मतलब उसको अर्जेंट इमीडिएटली कुछ कैश चाहिए, ही मे सेल इज प्रोडक्ट एट विच मे इवन बी बिलो द मार्केट प्राइस। तो प्राइस कम रहने दो तो भी, मार्केट प्राइस मतलब प्राइस जो भी कम रहने दो तो भी वो क्या करेगा, सेल कर देगा, सप्लाई कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको अर्जेंटली कैश की ज़रूरत है। ओके देन पेरिशेबल गुड्स, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वान्टिटीज एट अ लोअर प्राइस टू अवॉइड लॉसेज, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल एंड एग। जो पेरिशेबल गुड होता है ओके क्योंकि उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं है तो आप उसको स्टोर करके भी अगर स्टोर करो और सोचो कि प्राइस बढ़े तो मैं उसको मार्केट में सेल करूं तो इट्स नो यूज़। ओके क्योंकि अगर आप स्टोर करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो पेरिशेबल गुड्स जो रहते हैं वो सप्लाई लोअर प्राइस पे भी प्रोड्यूसर सप्लाई कर देता है, क्योंकि वो पेरिशेबल है नेचर में। अगर वो सप्लाई नहीं करेगा तो वो अगर प्राइस राइज का वेट करेगा तो जो उसको मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। यू ऑल कैन सी बेस्ट एग्जाम्पल, आप इफ़ यू आर गोइंग एट एन इवनिंग, ओके आप इवनिंग में वेजिटेबल परचेज करने जाओ तो आपको प्राइस जो रहता है नॉर्मल जो मार्केट प्राइस चलता है वही मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर आप रात को जाओ और अगर प्रोड्यूसर को सेलर सॉरी जो है उसको ऐसा लगता है कि कल जाके मेरी कमोडिटी जो भी है फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है वो ख़राब हो जाएगी, तो इवन वो कम प्राइस में भी फटाफट सेल करना स्टार्ट कर देता है और अपने स्टॉक को निकाल देता है। ओके नाउ रेयर गुड्स, मतलब एंटिक कुछ जो जल्दी मिलते नहीं वैसे गुड्स। द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। जो सप्लाई है रेयर गुड्स का उसका उसको कभी हम इंक्रीज भी नहीं कर सकते डिक्रीज भी नहीं करते अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड। इवन इफ द प्राइस राइजेज सप्लाई रिमेन्स अनचेंज, फॉर एग्जाम्पल रेयर पेंटिंग ओल्ड कॉइन्स एंड एंटिक गुड्स। ये सारी चीज़ें जो बहुत रेयर होती है, रेयर लोगों को पसंद भी आती है इसलिए एक्सेप्शन में है, तो इनका सप्लाई कभी भी बढ़ या कम नहीं हो सकता है। ओके आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ओके नाउ विल बी सीइंग द वेरिएशन इन द लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे कि डिमांड में था उसी तरीके से और से सप्लाई में भी है, वेरिएशन है और चेंजेस है। ओके वेरिएशन में भी सेम है, एक्सपांशन है, कॉन्ट्रैक्शन है। ओके देन चेंजेस में भी सेम है, इंक्रीज है और डिक्रीज है। ओके खाली ये याद रखना है कि वेरिएशन में एक्सपांशन में प्राइस और सप्लाई दोनों बढ़ेंगे। ओके एंड व्हाट एल्स है इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो दो जो भी होगा दोनों फैक्टर एक साथ होगा। ओके क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। आई हैव टोल्ड यू कि वी के दो टर्म्स आएंगे, एक तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा दूसरा एक्सपांशन आएगा। वेट अ मिनट। ओके वेरिएशन के देर आर टू टर्म्स, द फर्स्ट इज एक्सपांशन एंड द सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन। ओके एंड वी किसके वजह से चेंज होता है, प्राइस की वजह से। अदर फैक्टर जो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट। ओके expansion of supply refers to rise in the quantity supplied due to a rise in the price of a commodity, other factors remaining constant। तो यहाँ पे अगर एक्सपांशन मतलब सप्लाई बढ़ेगा, ओके सॉरी प्राइस बढ़ेगा इसलिए सप्लाई भी बढ़ेगा। और यहाँ पे हमको क्या ध्यान में रखना है, प्राइस को ध्यान में रखना है, अदर फैक्टर जो रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। ओके एक्सपांशन इन द सप्लाई लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व ड्यू टू राइज इन द प्राइस। ओके जो सप्लाई कर्व रहेगा वो अपवर्ड की तरह स्लोप करेगा क्योंकि राइज इन द प्राइस। यू कैन सी अपवर्ड स्लोप करेगा। यू कैन सी जो प्राइस पी है पी से बढ़ के P1 हो गया तो आपका जो क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पे यू कैन नॉट सो एस। ओके सम स्टूडेंट्स वे आस्किंग मिस कि ये सप्लाई का लाएंगे ये डिमांड का लाएंगे, तो एस और डी, क्योंकि बेसिकली वी आर सप्लाइंग एंड डिमांडिंग द क्वांटिटी, तो ये सप्लाई ही है समझना, लेकिन यहाँ पे क्यू की जगह एस की जगह हम क्यू लिखेंगे। ओके तो ये इंक्रीज हो गया तो ये देखो आपका ये कब इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ओके सेम है जैसे हमने डिमांड में बढ़ा था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सके नहीं है। इन द फिगर 4.6 क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन एक्स एंड प्राइस ऑन वाई। क्वांटिटी सप्लाई rises from OQ to OQ1 with a rise in price from OP to OP1 resulting in an upward movement from M to N along the same supply curve SS. It is known as expansion of supply। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा, आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। ओके देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाई. कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्वांटिटी फॉल हुई है, किसके वजह से? ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. अदर फैक्टर को क्या हुआ? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. ओके. इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेम सप्लाई कर्व. प्राइस कम हुआ तो आपका सप्लाई जो है वो कम ही हो जाएगी. यू कैन सी ये प्राइस है, ओके, ये आपका क्वांटिटी है, तो प्राइस जो है वो कम हो गई. ओके, ये प्राइस पे आपने ये क्वांटिटी सप्लाई की थी, ये प्राइस पे ये क्वांटिटी सप्लाई की थी. अब जो प्राइस वो है कम हो गया. ओके, P2 P1, तो आपकी जो सप्लाई, जो क्वांटिटी सप्लाई है वो पीछे की तरफ आएगी. ओके, Q2 Q1, तो यू कैन सी दिस. तो ये जो आपका ऑलरेडी ये जो आगे की तरफ कर्व बढ़ रहा था अभी वो क्या करेगा? इट विल नॉट व्हाट विल से, इट विल नॉट मूव अपवर्ड, बदले वो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा. ओके, तो ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. सो द क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन x and price on y. Quantity supplied from OQ to OQ2 with a fall in price from OP to OP2 resulting in downward movement from N to M on the same supply curve as it is known as contraction of supply. I hope you all have understood. Okay, what is contraction of supply? In the next lecture I'll be taking changes in supply and then cost वगैरह ये सब भी है. So in the next lecture we'll be seeing the other two important factor. So thank you for today's lecture. If you have any doubt you all can ask me.